ये है ट्रोमलेन आइलैंड। ये लिटरली इतना ही छोटा और बंजर है कि इसको सैंड आइलैंड बोला जाता है। 1761 में तकरीबन 100 लोगों को उनके घरों से उठाकर इस आइलैंड पर छोड़ दिया था और ये है उनकी खौफनाक स्टोरी। 31 जुलाई 1761 को एक फ्रेंच शिप लुटील मॉरिशस आइलैंड से 140 लोगों के क्रू के साथ निकलती है। ये शिप जा रही थी मेडागास्कर। इस शिप के कैप्टन थे जॉन डी लेफोर्ज। इनको गवर्नर से टास्क मिला था कि ये बीफ और चावलों को मेडागास्कर पहुंचाएं और फिर वहां से कुछ सामान पकड़कर वापस मॉरिशस आइलैंड आए। ये शिप मेडागास्कर पहुंचती है, कार्गो ड्रॉप करते हैं और फिर इस आइलैंड से वापस निकलते हैं। अब इन्होंने वापस मॉरिशस आइलैंड जाना था, लेकिन कैप्टन जॉन ने वहां से पहले एक और जगह स्टॉप करना था जिसके बारे में सिर्फ उनको और उनके क्रू को ही पता था। बीफ और चावलों की पेमेंट काफी अच्छी थी, लेकिन कैप्टन जॉन इससे भी ज्यादा पैसे कमाने का मौका अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहते थे। इनका प्लान ये था कि पहले ये मॉरिशस आइलैंड के ऊपर से होते हुए रॉड्रिगस आइलैंड पहुंचेंगे, जिधर ये एक सीक्रेट कीमती सामान को ड्रॉप करके वापस मॉरिशस आइलैंड आएंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। ये कीमती सामान ना ही सोना था ना ही चांदी, बल्कि ये 160 मेलागासी स्लेव्स थे, जिसमें मर्द, औरतें और बच्चे शामिल थे, जिनको पकड़कर इन्होंने शिप के कार्गो चैम्बर में बंद किया हुआ था। इन सब को इन्होंने रॉड्रिगस आइलैंड की मार्केट्स में बेचना था। जितने पैसे उनके इस काम में बनने थे, बीफ और चावलों की पेमेंट तो उसके सामने कुछ भी नहीं थी। असल में ये 1700 था। गुलामों को मार्केट में बेचना और खरीदना काफी कॉमन था, लेकिन ये जो मॉरिशस आइलैंड था ये फ्रेंच के अंडर था और इन्होंने गुलामों को खरीदना और फरोख्त करना बैन किया हुआ था। कैप्टन जॉन का ये ट्रिप सीक्रेट तो था ही, साथ ही ये इलीगल भी था। मसला ये था कि कैप्टन जॉन के पास इंडियन ओशन के 2 अलग अलग मैप थे और वो दोनों ही मैप गलत भी थे और साथ ही एक दूसरे से अलग भी थे। ओशियन में आधी रात का टाइम था, तो ये लोग दूर गलत रास्ते पे चल रहे थे। अकलमंदी तो ये थी कि रास्ता सही करने के लिए सूरज निकलने का इंतजार करते, लेकिन कैप्टन जॉन जरा सा भी टाइम जाया नहीं करना चाहते थे। क्रू भी कैप्टन के ऑर्डर के मुताबिक चलता रहता है। अगर ये सुबह तक भी वेट कर लेते तो उनको अपने रास्ते में आने वाला ये छोटा सा रेत का आइलैंड नजर आ जाता। और मसला इस आइलैंड का नहीं था, बल्कि इसके इर्द गिर्द जो कोरल रीफ थी उसका था। शिप पहले ही ओवरलोड हुई भी थी और ओशियन की ऊंची लहरों की वजह से ये शिप कोरल रीफ में जाकर इतनी बुरी तरह टकराती है कि शिप में बहुत बड़ा सुराग हो जाता है। कैप्टन जॉन और ज्यादातर क्रू इस शिप को छोड़कर आइलैंड पे सेफ्टी की तरफ तैरना शुरू कर देते हैं, लेकिन फिर भी 18 लोग तूफान की वजह से समंदर की तरफ बहकर डूब जाते हैं। दूसरी तरफ मेलागासी स्लेव्स बदकिस्मती से शिप के नीचे वाले कार्गो चैम्बर में थे। उनके लिए शिप से निकलने का रास्ता बिल्कुल भी नहीं था और जो स्लेव्स बाहर निकले भी थे वो भी सुराग से बाहर निकले थे, जो रीफ की वजह से हुआ था। जब ये शिप डूब जाती है तो तकरीबन आधे मेलागासी स्लेव्स उसके अंदर फंसे हुए थे। इस इंसिडेंट में ओरिजिनल 140 क्रू में से 120 सर्वाइव करते हैं और 160 मेलागासी स्लेव्स में से सिर्फ 60 सर्वाइव करते हैं। जब सुबह होती है तो इर्द गिर्द का व्यू देखकर सभी खौफजदा हो जाते हैं। ये लोग एक छोटे से आइलैंड पे फंस गए थे जिसको उस टाइम आइल ऑफ सैंड बोला जाता था। आइल ऑफ सैंड फंसने के लिए दुनिया की सबसे वर्स्ट तरीन जगह थी। इस आइलैंड का एरिया सिर्फ 1 किलोमीटर था और हाइट में ये सिर्फ 23 फीट था। इतना कम के गुजरती हुई शिप भी नजर नहीं आनी थी। दरख्त भी होते तो अलग बात थी, लेकिन इस आइलैंड पे छोटी छोटी घास और रेत के अलावा कोई भी सब्जा नहीं था। जाहिर है जिधर सब्जा नहीं होता तो उधर किसी किस्म के भी जानवर नहीं रहते। हाँ, पानी में मछलियाँ जरूर थी, लेकिन रीफ्स की वजह से उनको भी पकड़ना मुश्किल था। सबसे आसान फूड था सी बर्ड्स, जो इस आइलैंड पर उड़कर आते रहते थे, और टर्टल्स भी अक्सर घसीटकर इस आइलैंड पर आ जाते थे। इधर मौसम इंतहाई गर्म था। शेल्टर तो था नहीं तो सूरज की शुआएं डायरेक्ट पड़ती थी। दिन तो गर्म होते ही थे, साथ ही रातें इंतहाई ठंडी होती थी। खौफनाक तूफान भी इस एरिया में अक्सर आते रहते थे। ये आइलैंड 450 किलोमीटर दूर था मेडागास्कर से और तकरीबन 550 किलोमीटर दूर था करीब के रियूनियन आइलैंड से। इन लोगों के लिए वर्स्ट पार्ट ये था कि किसी को भी इनके इस ट्रिप के बारे में नहीं पता था। जब कैप्टन जॉन बाकी सर्वाइवर्स के साथ इस आइलैंड पर तैर कर आए थे तो उनका बिहेवियर काफी अजीब होना शुरू हो गया था। एक तो वो इंडियन ओशन में लॉस्ट हो गए थे, उसका प्रेशर और स्ट्रेस अलग था। साथ ही इस ट्रिप से जो हक हलाल के पैसे मिलने थे वो भी गए। इसके अलावा ये जो मेलागासी स्लेव्स को छुप के ट्रांसपोर्ट करके हाईली इलीगल एक्टिविटी कर रहे थे, अब उसको भी नहीं छुपाया जा सकता था। और अगर उनको अब इस आइलैंड से रेस्क्यू कर भी लिया जाए, जो कि किसी ने करना तो नहीं था, तो भी उनको मॉरिशस आइलैंड के गवर्नर को इस इलीगल काम
काम के बारे में जवाब देना पड़ेगा। ये प्रेशर कैप्टन जॉन के लिए बहुत ज्यादा था। तो अब लेफ्टिनेंट बेथेल्मी, कैस्टेलन, डी वर्नेट कैप्टन जॉन को रेस्ट देते हैं और वो खुद कमांड संभाल कर सर्वाइवल एफर्ट शुरू कर देते हैं। जैसे ये लोग इस आइलैंड पर आए थे तो जो सामान शिप से बहकर इस आइलैंड पर आया था ये उस सारे सामान को इकट्ठा कर लेते हैं। अब क्योंकि शिप करीब ही डूबी थी तो ये लोग बार बार डाइव करके उसमें से जरूरत का सामान भी निकाल लेते हैं। इन एफर्ट्स की वजह से ये लोग काफी सारा सामान, लकड़ियां और दूसरे आइटम्स जमा कर लेते हैं। लेकिन जिंदा रहने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो बॉडी को चाहिए होती है यानी फ्रेश पानी, उस पे कोई गौर ही नहीं करता। अब क्योंकि क्रू के पास सारे खाने पीने के सामान का कंट्रोल होता है और मेलागासी लोगों को ये लोग कमतर समझते थे। मेलागासी लोग इनके सामने कुछ बोल भी नहीं सकते थे, जिसकी वजह से पहले ही कुछ दिनों में 8 मेलागासी लोग डिहाइड्रेशन की वजह से मर जाते हैं। ये चीज देखकर क्रू भी फिक्रमंद हो जाता है क्योंकि एट द एंड उनके लिए भी तो पानी खत्म हो ही जाना था। तो वो लोग ताजा पानी ढूंढने के लिए कुआं भी खुदवाते हैं। काम तो ये सब लोग मिलकर कर रहे थे जैसे बेसिक सर्वाइवल टास्क हो गए, लेकिन फिर भी इन दोनों पार्टीज में स्टेटस डिवीजन फिर भी था। सबसे कम खाना और सप्लाईज मेलागासी लोगों को ही मिलती थी। ये डिफरेंस इतना था कि क्रू अपना टेंट ही आइलैंड के इस कोने पे लगाते हैं और मेलागासी लोगों का टेंट अपने से दूर दूसरे कोने पे लगवाते हैं। बेथेल्मी जो कमांड कर रहे थे वो ऑर्डर करते हैं कि हम ल्यूटेल शिप की मलबे की मदद से एक नई शिप बनाते हैं और कोई छोटी मोटी राफ्ट नहीं बल्कि एक प्रॉपर बड़ी शिप। जब वो बनकर तैयार हो जाती है तो ये लोग उसको नाम भी देते हैं द प्रोविडेंस। इस आइलैंड पे फंसने के 2 महीने के अंदर अंदर ये शिप बनाते हैं और इस आइलैंड से निकलते हैं। इस शिप में सारे 120 मेंबर्स और ऑफिसर्स थे और सारे मेलागासी स्लेव्स को ये लोग इस आइलैंड पर छोड़ देते हैं, लेकिन उनके साथ एक वादा करते हैं कि हम लोग मदद के लिए शिप जरूर भेजेंगे जो तुम लोगों को यहाँ से ले जाएगी। यहाँ से अंदाजा लगा लो कि मेलागासी स्लेव्स अपने आप को कितना वर्थलेस फील कर रहे होंगे उस टाइम। 4 दिन के सफर के बाद प्रोविडेंस मेडागास्कर पहुँच जाती है। इस जर्नी के दौरान शिप में बीमारी फैल जाती है जिसकी वजह से काफी सारा क्रू मर जाता है और मरने वालों में कैप्टन जॉन भी थे। अब कैप्टन जॉन मर गए थे तो घर जाकर गवर्नर का सामना बेथेल्मी ने करना था। गवर्नर ये सब सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं और वो बेथेल्मी को सुनाते भी हैं, लेकिन फिर भी वो गवर्नर को मनाने की कोशिश करते हैं कि मेलागासी लोगों को बचाने के लिए शिप भेज दें, लेकिन गवर्नर हर बार उनकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर देते हैं क्योंकि उस टाइम फ्रेंच ब्रिटेन के साथ वॉर में था ग्लोबल डोमिनेंस को लेकर। तो कोई भी शिप फ्री बची नहीं थी इस तरह के रेस्क्यू मिशन के लिए, क्योंकि उनके मुताबिक कुछ मेलागासी स्लेव्स की जिंदगियों को बचाना प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे नीचे था, जिसका मतलब था मेलागासी लोगों के लिए कोई मदद नहीं आनी थी। प्रोविडेंस शिप को इस आइलैंड से गए हुए कई महीने गुजर गए थे लेकिन कोई मदद नहीं आई थी। तो बदकिस्मती से उन्हें मजबूरी में इस छोटे से बंजर आइलैंड को अपना घर बनाना पड़ता है। रिसोर्सेज तो थे नहीं इनके पास, तो ये लोग सूरज से और ठंड से बचने के लिए जमीन में कुछ फीट गहरे घड़े खोदते हैं और बाहर से कोरल रॉक से कवर करके अपने लिए शेल्टर बना लेते हैं। इन मेलागासी स्लेव्स के लिए वर्स्ट पार्ट ये था कि ये लोग मेडागास्कर के सेंटर एरिया में से थे, तो बचपन से इनको फिशिंग करने ही नहीं आती थी और यहाँ पे तो इवन उनके पास रिसोर्सेज भी नहीं थे मछलियाँ पकड़ने के लिए। लेकिन जो चीज खाने के लिए अवेलेबल थी यानी टर्टल्स, उनको मेडागास्कर में खाना अच्छा नहीं समझा जाता था, लेकिन जब भूख लगना शुरू होती है तो वो इंसान से कुछ भी करवा लेती है। अच्छी बात ये थी कि इनको खाने के लिए सिर्फ कछुए और मछलियों पर रिलाई नहीं करना पड़ता था, बल्कि एविडेंस के मुताबिक ये लोग मोस्टली सी बर्ड्स पर रिलाई करते थे क्योंकि ये इस आइलैंड पर बहुत ज्यादा आया करते थे। देखो, बेशक मेलागासी लोगों ने शेल्टर और खाने पीने के तरीके को इस 1 किलोमीटर बड़े आइलैंड पर अडॉप्ट कर लिया था, फिर भी इनकी पॉपुलेशन कम होना शुरू हो गई थी। ये चीज क्लियर नहीं थी कि कोई बीमारी हो गई थी या कोई न्यूट्रिशन की कमी थी। वजह जो भी थी, बहरहाल लोग मरना शुरू हो गए थे। प्रोविडेंस शिप के जाने के कुछ अरसे बाद ही जो बची हुई लकड़ियां थी उससे ये जैसे तैसे एक राफ्ट बना लेते हैं। इस राफ्ट में 18 लोग सवार होते हैं और ये इस आइलैंड से पैडल करते हुए जाना शुरू करते हैं इस उम्मीद में कि ये लोग कहीं तो पहुंचेंगे और वहां से बचे हुए लोगों के लिए मदद जरूर लाएंगे। लेकिन सैडली उस दिन के बाद इन 18 लोगों को भी कभी भी नहीं देखा गया। इसके बाद हफ्ते महीनों में बदल जाते हैं, महीने सालों में बदल जाते हैं। 3 साल के अंदर अंदर 60 मेलागासी में से सिर्फ 15 लोग जिंदा बच गए थे। दूसरी तरफ बेथेल्मी अपने किए हुए वादे से पीछे नहीं हटता। आइल ऑफ सैंड से जाने के 1 साल बाद बेथेल्मी फ्रांस शिफ्ट हो जाता है। वो गवर्नर को बार बार लेटर लिखता रहता था कि फंसे हुए मेलागासी लोगों को बचाना है, लेकिन हर बार ही उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया जाता था।
बरथलमी सिर्फ गवर्नर तक लिमिट नहीं रहता, बल्कि वो कोई भी बंदा जिसके पास पॉलिटिकल पावर थी उसको वो बोलता रहता था कि मेलागासी लोगों को बचाना है। इसने आइल ऑफ फ्रांस के मिनिस्टर को इतना ज्यादा जिच कर दिया था कि फाइनली उसकी मेहनत रंग ले आई थी। ल्यूटियल के डूबने के 11 साल बाद 1772 में ये लोग मेलागासी लोगों को रेस्क्यू करने के लिए अप्रूव कर देते हैं। जैसे हम सबको पता है गवर्नमेंट कितनी तेजी से काम करती है, तो अप्रूव करने के 3 साल बाद भी कोई भी शिप पोर्ट से निकलती नहीं है उनको बचाने के लिए। फाइनली 1775 में एक शिप उनको रेस्क्यू करने के लिए निकलती है, लेकिन ये शिप आइलैंड के करीब आती है और रीफ्स को देखकर यू टर्न मारकर वापस चली जाती है। अब इस बात को भी 1 साल और गुजर जाता है और दूसरी शिप 1 साल बाद दूसरे रास्ते से आती है। ये आइलैंड के इतने करीब आ जाती है कि रीफ से बोट डैमेज ना हो। ये एंकर ड्रॉप करते हैं और राफ्ट के जरिए 2 बंदे इस आइलैंड के करीब आना शुरू करते हैं। बदकिस्मती से तूफान आ जाता है और ये राफ्ट सीधा रीफ में जाकर टकराती है और उसके टुकड़े हो जाते हैं। एक बंदा तैरकर वापस शिप में चला जाता है और दूसरा बंदा तैरकर इस आइलैंड पे आ जाता है। वो बंदा आइलैंड से देखता है कि शिप अपना एंकर उठा रही है और उसको भी वो लोग इधर छोड़कर वापस जा रहे हैं। आता तो वो इन लोगों को बचाने है। अब ये बंदा भी इस आइलैंड पे फंस जाता है, लेकिन ये बंदा इन लोगों के साथ एक नई राफ्ट बनाता है और जब वो बनकर तैयार हो जाती है तो इस सेलर के साथ 6 और मेलागासी लोग इसके साथ सवार हो जाते हैं और इस आइलैंड से दूर समंदर में सफर शुरू करते हैं। एक बार फिर से जितने भी लोग इस राफ्ट में गए थे उनके साथ क्या हुआ इसके बारे में भी आज तक किसी को नहीं पता चल सका। जब राफ्ट गई थी तो बाकी मेलागासी ये उम्मीद लगाकर बैठे थे कि वो लोग कहीं तो पहुंचेंगे और फिर मदद जरूर लाएंगे, लेकिन फिर इनको भी गए हुए महीनों गुजर जाते हैं और उनको क्लियर हो जाता है कि यहाँ से भी मदद नहीं आने वाली। लेकिन 29 नवंबर 1776 को सब कुछ बदल जाता है जब एक फ्रेंच वॉरशिप डोफिन इस आइलैंड पे आ जाती है। इस शिप को कमांड कर रहे थे कैप्टन जैक्स मैरी ब्यूडेन डी ट्रम्बलेन, और जो कैप्टन और क्रू इस आइलैंड पे देखते हैं वो सब हैरान हो जाते हैं। टोटल में 60 मेलागासी स्लेव्स में से 15 साल पहले जिन्होंने शिप रैक को सरवाइव किया था उसमें से सिर्फ 7 औरतें बच गई थी और इनमें से एक औरत ने 8 महीने का बच्चा भी पकड़ा हुआ था। कैप्टन जैकिस इस आइलैंड का सर्वे करते हैं कि ये लोग आखिर इस आइलैंड पे रह कैसे रहे थे, तो उनको यकीन ही नहीं आ रहा था। इन लोगों ने रीफ स्टोन से छोटे छोटे घर बनाए हुए थे, खाना स्टोर करने के लिए शेड बना हुआ था, दरख्त तो थे नहीं इस आइलैंड पे, तो मेलागासी लोगों ने छोटा सा टावर भी बनाया हुआ था गुजरती हुई शिप्स को देखने के लिए। फाइनली इन बची हुई मेलागासी स्लेव्स की सफरिंग खत्म होने वाली थी। जब ये इस शिप में कदम रखते हैं तो 15 सालों में पहली बार ये इस आइल ऑफ सैंड के बाहर कदम रख रहे थे। इन औरतों को मॉरिशस आइलैंड लेकर जाते हैं जिधर गवर्नर इनका वेलकम करता है। जैसे ये औरतें इधर आती हैं तो गवर्नर इनको गुलामी से आजाद कर देता है और अब ये फ्री इंसान थी। गवर्नर इनको वापस मेडागास्कर पहुंचाने का बोलता है, तो वो औरतें जाने से ही मना कर देती हैं कि हमने यहाँ से कहीं नहीं जाना। शायद वो डरी भी थी कि अब समुद्री सफर दोबारा नहीं करना, कहीं कश्ती डूब गई तो, और ये लोग फिर से कहीं और ना फंस जाएं। गवर्नर उनके इस डिसीजन को रिस्पेक्ट करते हुए उनको इधर की सिटीजनशिप दे देता है। इसके बाद इन औरतों के साथ आगे क्या होता है इसकी हिस्ट्री नहीं है। मेलागासी लोगों को सक्सेसफुली रेस्क्यू करने के ऑनर में इस आइलैंड को रीनेम करके इसका नाम कैप्टन जैकिस के नाम पर रख दिया जाता है, यानी ट्रम्बलेन आइलैंड, और आज भी इस अकेले और वीरान आइलैंड को इसी नाम से पुकारा जाता है। मेलागासी लोगों की ये सर्वाइवल स्टोरी बहुत ही इंस्पायरिंग है। साथ ही एक और सर्वाइवल स्टोरी है जिसमें सेम काम हुआ था। इस बंदे को भी शिप छोड़कर चली जाती है और वो भी फंस जाता है। इसमें फर्क ये है कि ये बंदा दुनिया के सबसे वर्स्ट कॉन्टिनेंट एंटार्क्टिका में फंस गया था। ये इतनी इंस्पायरिंग स्टोरी है कि ऑस्ट्रेलिया के $100 के नोट पर इस बंदे की पिक्चर है। इस बेरहम कॉन्टिनेंट पे इसके साथ क्या हुआ और इसने सरवाइव कैसे किया, इस पे मैंने ये वाली वीडियो बनाई है। आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप जरूर देखना। मिलते हैं फिर उस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।